So this is the lecture number first of रोटेशनल मोशन। और इस लेक्चर में हम जो भी रोटेशनल मोशन में बेसिक्स है कि व्हाट इज रोटेशनल मोशन, व्हाट इज सर्कुलर मोशन, व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन, उसको डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली दिस चैप्टर वुड बी ऑफ अबाउट 13 to 14 लेक्चर्स। ठीक है, तो ये पहला लेक्चर है। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि रोटेशनल मोशन क्या होता है, तो अगर आप एक रॉड का एग्जांपल लेते हैं, एक रॉड को अगर आप एक एंड से हिंज करते हैं और दूसरे एंड से फ्री करके उसको रोटेट करवाते हैं, तो क्या होता है, ये जो पूरा रॉड है जिसको रिजिड बॉडी बुलाते हैं, ये तो आपके पास रोटेशनल मोशन करता है, लेकिन इस रॉड पे हर एक पॉइंट जो है, इस रॉड का जो हर एक पार्टिकल है, कुछ टाइम के बाद मान लेते हैं ये पार्टिकल यहां से यहां आया, तो एंगल कितना कवर करेगा, थीटा। सिमिलरली ये पार्टिकल यहां से यहां आया, एंगल कितना कवर करेगा, थीटा। यानी इस रिजिड बॉडी पे जितने भी पार्टिकल्स हैं, कुछ टाइम बाद जो एंगल कवर्ड है थीटा, वो सबके लिए सेम रहेगा। अगर थीटा सबके लिए सेम रहेगा तो जो ओमेगा है यानी कि एंगुलर वेलोसिटी, वो भी सेम रहेगा, लेकिन जो v है वो सभी पार्टिकल का अलग अलग होगा, क्योंकि आपको पता है v होता है v इक्वल टू आर ओमेगा। अगर रेडियस सभी पार्टिकल का सेंटर से डिफरेंट है, इसका कुछ और रेडियस, इसका कुछ और रेडियस, यानी कि वेलोसिटी जो होगा, लीनियर वेलोसिटी सभी पार्टिकल का अलग होगा। यानी रिजिड बॉडी एज ए होल वो रोटेशनल मोशन कर रहा है, लेकिन उस पे जो प्रेजेंट जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब आपके पास सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मोशन के अलग अलग और भी एग्जांपल होते हैं, जैसे अगर प्योर ट्रांसलेशनल मोशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो टाइप्स ऑफ मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन, और दोनों का कॉम्बिनेशन यानी कि रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशन, उसको समझने के लिए आप एक एग्जांपल कंसीडर कर सकते हैं कि जो आपका बाईसाइकिल है, अगर आप क्या कर सकते हैं, बाईसाइकिल लॉक है और बाईसाइकिल आपका पंक्चर है, तो अब लॉक्ड कंडीशन में अगर आपको बाईसाइकिल को आगे ले जाना है, तो जो बाईसाइकिल का पीछे वाला व्हील है, जो रेयर व्हील है, वो क्या करेगा, हाँ, वो घसीटता हुआ ग्राउंड पे आगे चलेगा। अगर घसीटता हुआ ग्राउंड पे आगे चलेगा तो वो क्या करेगा, प्योर ट्रांसलेशनल मोशन करेगा। अगर आप बाईसाइकिल को स्टैंड पे लगा करके लॉक खोल करके फिर उसका जो रेयर व्हील है उसको घुमाते हैं, तो वो प्योर रोटेशन करेगा। और जो नॉर्मली आप साइकिल रोड पे चलाते हैं, वो कॉम्बिनेशन है ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल, या इसको हम बहुत अच्छा टर्म देते हैं रोलिंग मोशन, जो हम आगे चल के पढ़ेंगे भी। डन, तो ये होता है। अच्छा, नेक्स्ट हम जो पहला आर्टिकल डिस्कस कर रहे हैं इस चैप्टर में, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को समझने के लिए आप एक एग्जांपल लीजिए। मान लीजिए आपके पास एक रिजिड बॉडी है और इस रिजिड बॉडी पे हमने अलग अलग पॉइंट मार्क करके रखा है, सबका मास अलग अलग है, m1 m2 m3, और सबका एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखिए, ये जो रिजिड बॉडी है, ये इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो है वो घूम रहा है। डन। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से सभी मास का अलग अलग डिस्टेंस है, m1 का r1, m2 का r2 एंड m3 का r3। डन। अगर हम टोटल इस पूरे बॉडी का काइनेटिक एनर्जी लिखे, तो वो उसके मास, वो उसके पॉइंट मास के बराबर होगा। और काइनेटिक एनर्जी होता है हाफ mv², तो m1 के लिए हाफ m1 v1², सिमिलरली m2 के लिए इतना और m3 के लिए इतना। और अगर भी और भी पार्टिकल है तो डैश डैश डैश। और आपको पता है v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। एंड आपको ये भी पता है, अगर आप एक रिजिड बॉडी को घुमाते हैं तो वो रिजिड बॉडी रोटेशनल मोशन करता है, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन करता है, जिसका थीटा सेम होता है और ओमेगा सेम होता है, लेकिन रेडियस अलग अलग होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो सभी पार्टिकल का आपके पास थीटा जो है वो सेम होगा, ओमेगा जो है वो सेम होगा।
तो अगर आप v इक्वल टू आर ओमेगा लिखते हैं पहले पार्टिकल के लिए, तो रेडियस अलग होगा लेकिन ओमेगा सबका सेम होगा, सबके लिए हम v के जगह पे आर ओमेगा लिखेंगे। फिर आप क्या करिए, ओमेगा सब में सेम है, हाफ सब में सेम है, तो इसको बाहर ले लीजिए, m1r1 प्लस m2r स्क्वायर, और इसको हम बुलाते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई से। यानी पूरे पार्टिकल का, पूरे इस रिजिड बॉडी का जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसका वैल्यू होता है एम आर स्क्वायर। इसको और अच्छा पढ़ने का तरीका है मास और उस मास का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर, एम आर स्क्वायर। ये जो यहां से डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर नहीं भी है तो उसको पहले परपेंडिकुलर बनाएंगे, फिर उसका स्क्वायर रखेंगे और फिर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे। जैसे इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके पास, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और दो मास है m1 m2 r डिस्टेंस पे, तो आपसे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए। अच्छा, अगर कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, मान लेते हैं एक पार्टिकल m1 है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर, इसमें जो डिस्टेंस रखते हैं वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर रखते हैं। पर अगर कोई पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है तो उसका डिस्टेंस जीरो हो गया, और उस पार्टिकल के लिए हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो लिखेंगे। डन। तो डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा। तो जैसे ये पार्टिकल है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, तो इसके कारण जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई, वो जीरो आएगा, तो आप देख सकते हैं। और m2 के कारण परपेंडिकुलर डिस्टेंस m2 इंटू आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर होता है, तो m2 इंटू आर स्क्वायर, तो इस दोनों पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ एनर्जी आ गया। जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, अब ये जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है m1 m2, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से थीटा एंगल बना रहा है, दोनों के बीच का डिस्टेंस है l। अच्छा, ये जो पार्टिकल है जो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो जीरो आएगा, क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो जीरो होगा, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो होगा। लेकिन अब ये जो पार्टिकल है, इसका हम इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, पर ये डिस्टेंस आपको l दे रखा है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल अगर थीटा है, ये डिस्टेंस l है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस l साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि इसका एक कंपोनेंट इधर होगा, एक कंपोनेंट इधर होगा। जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो l साइन थीटा होगा। तो अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे एम आर स्क्वायर, मास तो रखेंगे m2 लेकिन डिस्टेंस रखेंगे l साइन थीटा का स्क्वायर। तो आप सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बार बार आपके प्रीवियस ईयर में बार बार आपके एग्जाम में आया हुआ। इसमें क्या बोला है, आपके पास दो पॉइंट मास है m1 और m2, और दोनों के बीच का सेपरेशन है, टोटल सेपरेशन है कैपिटल L, और बोला आपको कि आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता करिए इस पूरे सिस्टम का उस एक्सिस के अबाउट जो एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग देम है। आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। अब देखिए, इस एक्सिस के अबाउट आपको दोनों मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, दैट इज एम आर स्क्वायर। मास तो आपको पता है, पर ये जो लेंथ है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस मास का भी, इस मास का भी, तो अगर आप पहले सोचते हैं L/2 रख देंगे तो ये गलत है, क्योंकि अभी जो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है, और अगर सेंटर ऑफ मास से पास कर रहा है तो ये जो डिस्टेंस लेंगे, आप सेंटर ऑफ मास में पढ़ के आते हैं, ये जो r1 डिस्टेंस लेंगे, दूसरा मास मल्टीप्लाइड बाय टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल मास। समझ में आया? यानी अगर हम r1 लिखते हैं तो ये मास लेंगे इनटू टोटल लेंथ कैपिटल L डिवाइडेड बाय टोटल मास। अगर हम r2 लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास से आया ये रिलेशन, तो पहले m1 लिखेंगे इनटू टोटल लेंथ डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। डन। तो ये डिस्टेंस अब हम यहां रखेंगे, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर, r1 के जगह पे ये वैल्यू, r2 के जगह पे ये वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सीखिए। कॉन्सेप्ट क्या है? अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उस इक्विलेटरल ट्राइंगल में कुछ साइड का वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है, डायरेक्ट आपको याद होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्राइंगल के
एक साइड के सेंटर से यहां सेंटर पे ये जो डिस्टेंस होता है वो L/3 होता है, ये याद रखिएगा। और इतना जो डिस्टेंस होता है वो √3 L/2 होता है। ये आपको दो डिस्टेंस याद रखना पड़ेगा कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस L/3, यहां से यहां तक का डिस्टेंस √3 L/2। और अगर हम एरिया निकालते हैं तो एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना लेंगे L, हाइट कितना लेंगे √3 L/2। तो एरिया फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू L²। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना पड़ेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके तीनों वर्टिसेस पे मास जो है वो सेम है, साइड है L। डन। और इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इस इक्विलेटरल ट्राइंगल को रोटेट कर रहे हैं, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है सिस्टम का। पहली बात तो देखिए, ये मास एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, तो इसके कारण मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 होगा। इस मास के कारण mr², परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे तो r के जगह पे l रखेंगे, तो इस मास के कारण हो जाएगा ml²। इस मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो डिस्टेंस होगा वो L/2 होगा, क्योंकि पूरा डिस्टेंस L है तो ये आधा डिस्टेंस L/2 होगा। तो mr², r के जगह पे हम L/2 रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में है कि आपके पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों वर्टिसेस पे सेम मास है, और आपसे पूछा है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ। देखिए, ये दोनों मास जो है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, तो इस दोनों मास का जो आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 0 होगा। इस मास का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस होगा, अभी हम पढ़ के आए हैं कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो होता है √3 L/2 हाइट, तो वहां रखेंगे इसका स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको बोला है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों वर्टिसेस पे सेम मास रखा है, साइड उसका L है, और अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल के परपेंडिकुलर है। यानी अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा कुछ है, इसके अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो देखिए, इसके अबाउट हर एक मास का जो डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो L/3 होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सिंपली होता है आपके पास mr²। मास आपको पता है 3 टाइम्स m इंटू डिस्टेंस कितना है L/√3 का होल स्क्वायर। आप इसको सॉल्व करिएगा, आंसर आएगा। सिमिलरली अगर आपके पास एक स्क्वायर है, तो आपको पता है स्क्वायर के एक साइड से सेंटर का डिस्टेंस होता है L/√2। तो अगर मान लेते हैं, अब आपको बोला कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो ये दो मास तो खत्म, क्योंकि एक्सिस पे लाई कर रहा है। इस मास का इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/√2, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/√2, mr² लगा दीजिए, ट्वाइस में खत्म। फिर आपको मास का वैल्यू दे करके, लेंथ दे करके, इसके अबाउट तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैंसिल, इसका हो जाएगा mr², m है इतना, r², इसका स्क्वायर, mr², m है और 3 मीटर स्क्वायर। डन। अच्छा, नेक्स्ट हम इसमें जो बात कर रहे हैं वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अभी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात कर रहे थे, तो वो आ रहा था mr²। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में भी हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। हम क्या करेंगे, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, तो उसमें एक छोटा सा मास कंसीडर करेंगे dm, और परपेंडिकुलर एक्सिस से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका डिस्टेंस होगा r। डन। तो हम सेम लगाएंगे I = mr² वाला फंडा। m के जगह पे मास रखेंगे dm, डिस्टेंस है स्मॉल r²। ठीक है। अब ये इस पॉइंट मास के लिए, अब पूरे पॉइंट मास के लिए हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इस एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा इंटीग्रेशन dm × r²। डन। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, आपके पास एक स्क्वायर है, चारों वर्टिसेस पे मास रखा हुआ है, और अब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो स्क्वायर के परपेंडिकुलर है ऐसा। तो आपसे पूछा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए, तो चारों मास के कारण 4 लिखेंगे, इनटू, और लेंथ होगा L/√2 उसका स्क्वायर, तो आपके पास आंसर आएगा।